नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, लालू यादव के समधी और कांग्रेस के ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस ने उन्हें सब कुछ दिया। उनके पिताजी भी कांग्रेस से विधायक थे, वो खुद विधायक और मंत्री रहे और उनके बेटे भी इस बार चुनाव लड़ रहे थे। राव चिरंजीव यानी लालू यादव के दामाद तेजस्वी यादव के बहनोई। लेकिन आखिर इस्तीफा क्यों दिया और इस्तीफे में जो कारण उन्होंने गिनाए हैं, क्या उस कारण का कोई औचित्य है? आमतौर पर भारत जैसे देश में परंपरा यही है कि कोई भी राजनेता अगर पार्टी छोड़ता है तो ज्यादातर मौकों पर अनर्गल प्रलाप करता है। कई बार वाजिब कारण भी होते हैं पार्टी छोड़ने के और कई बार कोई कारण नहीं होता तो कुछ भी आरोप लगा दिया जाता है। अब कैप्टन अजय यादव को ही लीजिए। आज शाम उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कांग्रेस पार्टी छोड़ने की घोषणा की। ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया। पिछड़े वर्गों की उपेक्षा का आरोप लगाया है कि कांग्रेस में ओबीसी की उपेक्षा हो रही है। कांग्रेस पार्टी के इस देश में 3 मुख्यमंत्री हैं। 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। 3 में 2 मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, लेकिन कांग्रेस में ओबीसी की उपेक्षा हो रही है। अब कांग्रेस में जब ओबीसी की उपेक्षा हो रही है तो जरा दर्जन भर राज्यों में जो भाजपा शासित है उनके मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देख लीजिए। मोहन यादव नायब सैनी, कहां 12 में 2 ओबीसी मुख्यमंत्री मिलेंगे या 10 में 2 मिलेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 3 में 2 मुख्यमंत्री दे रखे हैं। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी की जुबान पर आज की तारीख में जो एजेंडा चढ़ा हुआ है, हर जगह ये बात वो बोलते हैं, वो एजेंडा है जाति जनगणना और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का। बहुत साफ साफ कहें तो आरक्षण बढ़ाने का। क्या ये ओबीसी विरोधी कदम है? और जो कांग्रेस पार्टी देर आयत दुरुस्त आयत की नीति को ही पालन करते हुए आरक्षण बढ़ाने और जाति गणना कराने की वकालत कर रही है, क्या उसे ओबीसी विरोधी कहा जा सकता है? कांग्रेस पार्टी की तमाम दूसरे पैरामीटर्स पर आलोचना कर सकते थे। कैप्टन अजय यादव पार्टी छोड़ रहे थे तो कुछ लॉजिकल बातें, तर्कपूर्ण बातें कह के इस्तीफा दे सकते थे। मसलन कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना नहीं जानती है। कांग्रेस पार्टी की चुनावी तैयारी बहुत ढीले ढाले तरीके से चलती है। इस तरह के आरोप अगर कैप्टन अजय यादव लगाते तो लोगों को लगता कि नहीं, वाजिब बात कह रहे हैं और कोई ऐसी पार्टी में क्यों रहना चाहेगा जहां चुनाव लड़ने में ही वो फिसड्डी साबित हो रही है। लेकिन जो आधार उन्होंने गिनाए, वो आधार कब गिनाए? जब बेटे की हार हो गई तब गिनाए। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर एक दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आसीन है। वो इंडिया गठबंधन के भी अध्यक्ष हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी में पिछड़ों दलितों की उपेक्षा का आरोप शायद कोई समझ नहीं पाएगा। इस बात को कोई इसे जस्टिफाई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दिया है तो इसके पीछे की असली वजह क्या है, अब जरा इसे भी देख लीजिए। कैप्टन साहब ने इस्तीफा दिया और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो क्यों दिया? दरअसल अहिरवाल की राजनीति हरियाणा में बहुत महत्वपूर्ण है। जाटों के बाद सबसे महत्वपूर्ण वोट बैंक यादव समाज का वोट है, अहिर समाज का वोट है और कुछ सर्टेन पॉकेट्स हैं। ठीक है, गुड़गांव जिले की डेमोग्राफी शहरीकरण की वजह से बदल गई है, लेकिन गुड़गांव में अब भी ठीक ठाक संख्या में यादव समाज का वोट है। और इसके अलावा रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, काफी हद तक भिवानी, ये सब ऐसे इलाके हैं यहां यादव डोमिनेंस की बात कही जाती है। लेकिन इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सावधानी से अपनी जगह बना ली। बीजेपी ने जाट वर्सेस नॉन जाट, थोड़ा हरियाणवी भाषा में कहें, हरियाणवी राजनीतिक शब्दावली में कहें तो 36 बनाम 1 का जो नैरेटिव सेट किया वो पूरी तरह भले कामयाब नहीं हुआ, लेकिन काफी हद तक कामयाब हो गया। पूरी तरह कामयाब होता तो कांग्रेस पार्टी को 40% वोट कैसे मिलते? जाट वोट तो 26-27% ही है, फिर बाकी 13% वोट वो कहां से लाती? और सभी के सभी जाटों ने कांग्रेस को दे दिया, ऐसी बात भी नहीं है। भाजपा ने भी जाट कैंडिडेट उतारे थे।
तो दरअसल अहिरवाल बेल्ट की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पांव पसारे। राव इंद्रजीत सिंह वहां आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो भी पूर्व कांग्रेसी हैं। उनके पिता कांग्रेस की तरफ से हरियाणा के एकमात्र यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, राव वीरेंद्र सिंह। और राव वीरेंद्र सिंह जब मुख्यमंत्री थे उसके बाद आज तक कभी हरियाणा में यादव समाज का मुख्यमंत्री नहीं बना, बीजेपी ने भी नहीं बनाया। संख्या बल में यादवों से बेहद कम माने जाने वाले सैनी समाज के मुख्यमंत्री बना दिए गए, लेकिन यादव समाज को मुख्यमंत्री पद नहीं मिला। और राव इंद्रजीत जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनकी अगली पीढ़ी भी पांव पसारती जा रही है, कैप्टन अजय यादव को कहीं ना कहीं लगा कि वो इस राजनीति में पिछड़ सकते हैं। कहा वो राव चिरंजीव को स्थापित करना चाहते हैं राज्य के यादव नेता के तौर पर, लेकिन वहां स्थापित कोई और होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं किसी के। राव इंद्रजीत सिंह का परिवार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी के अंदर जाकर उस राजनीति में अपना स्टेक ढूंढना। हरियाणा के यादवों का मिजाज क्या वाकई यूपी बिहार के यादवों से एकदम इतर है? यूपी और बिहार के यादव मंडल पॉलिटिक्स के सहारे चलते हैं, और मंडल पॉलिटिक्स के सहारे चलने का उन्हें फायदा भी हुआ कि बिहार में 15 साल तक लालू यादव का शासन रहा, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल का शासन रहा। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का शासनकाल लंबे समय तक रहा, लेकिन हरियाणा में 1982-83 के बाद कभी भी यादव मुख्यमंत्री देखने को मिला नहीं। 40 साल से ज्यादा हो गए हरियाणा में यादव मुख्यमंत्री लोगों ने देखे नहीं। कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी तब भजनलाल का जमाना था, वो नहीं मिल पाया मौका। और बाद के दौर में जब बीजेपी का जमाना आया तो बीजेपी ने कभी मनोहर लाल खट्टर तो कभी नायब सैनी प्रयोग को ज्यादा महत्व दिया। और बिहार यूपी की तुलना में संख्यात्मक रूप से प्रतिशत के रूप में ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद हरियाणा में यादव समाज की राजनीतिक अहमियत यूपी बिहार जैसी नहीं बन पाई। तो इस तरह से दल बदल करने वाले नेताओं की एक पूरी पीढ़ी इसके लिए जिम्मेदार रही है। कैसे जिम्मेदार रही है? जिन राव वीरेंद्र सिंह का मैंने जिक्र किया वो तो बाद में जनता दल में चले गए थे, और जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे उनकी सरकार में वो मंत्री बन गए थे, कैबिनेट मंत्री। राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस पार्टी में भी मंत्री थे मनमोहन सिंह के समय में, और बाद में भाजपा के साथ आकर भी मंत्री हो गए। अब जिनका राजनीतिक ध्येय किसी भी तरह से चिराग पासवान की तरह या रामविलास पासवान का ही जिक्र कर ले, उन्हीं की तरह, या फिर अजीत सिंह का ही जिक्र करे, दिवंगत अजीत सिंह या दिवंगत रामविलास पासवान का एकमात्र राजनीतिक उद्देश्य ये हो कि सरकार में जाकर के मंत्री पद दिल्ली में ले लेना है, तो फिर राज्य की राजनीति में पांव जमाना और राज्य में मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना, राज्य की राजनीतिक सूबेदारी करना, इससे कंप्रोमाइज करना पड़ता है। हरियाणा में यादव लीडरशिप के साथ यही हो रहा है। कैप्टन अजय यादव कांग्रेस पार्टी में पूरा सम्मान मिला, लेकिन चुनाव हारते ही रुख बदलने लगा। कई सारे उदाहरण ऐसे देखने को मिलेंगे। लेकिन कैप्टन अजय यादव के इस मूव को लेकर, चूंकि लालू यादव के नजदीकी रिश्तेदार हैं, और अगर जो चर्चा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं, यदि ये चर्चा हकीकत में बदलती है कि कैप्टन यादव बीजेपी की तरफ जाते हैं, तो एक मौका बिहार में भी तेजस्वी यादव के विरोधियों को तंज कसने का मिल जाएगा। हालांकि राजनीतिक रूप से उनके विरोधियों को कोई वोटों का फायदा नहीं होगा, लेकिन तंज कसने का मिल जाएगा कि इनके रिश्तेदार तो भाजपा में जा रहे हैं। तो क्या कैप्टन यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं? चर्चाओं का बाजार गर्म है कि वो बीजेपी की तरफ मूव कर रहे हैं, और एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। पहला कि बीजेपी में जाकर के अपना स्टेक ढूंढ लिया जाए, और राव इंद्रजीत के सामने, भाजपा के शीर्ष लीडरशिप के सामने भी एक विकल्प छोड़ा जाए कि वो अकेले यादव चेहरे नहीं है, या उनकी बेटी यादव वोट बैंक की अकेली दावेदार नहीं है, बल्कि दूसरे चेहरे भी हैं। और बीजेपी इस तरह का खेल खेलती रही है, पार्टी के अंदर भी, गठबंधन के अंदर भी। जब राजनाथ सिंह की राजनीति को उत्तर प्रदेश में कमजोर करना था तो एक दूसरे ठाकुर चेहरे योगी आदित्यनाथ को लाया गया। गठबंधन के अंदर बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा पॉलिटिक्स में दबाना था,
तो फिर सम्राट चौधरी को उभारा गया। और ये खेल हर जगह चलता रहता है बीजेपी के अंदर। कोई ऐसा राज्य नहीं है जो इससे अछूता हो। मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में भी देख सकते हैं, राजस्थान में भी देख सकते हैं, यहां तक कि हरियाणा में भी देख सकते हैं। तो इस कोशिश को, इस राजनीतिक नब्ज को पहचानते हुए अपनी राजनीतिक संभावनाओं को भारतीय जनता पार्टी में बेहतर करने के लिए तो कैप्टन यादव ने इस्तीफा नहीं दिया है। दरअसल सियासत अब मुद्दा प्रधान हो चुकी है। व्यक्ति पीछे छूटता जा रहा है। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी अब उतने बड़े मुद्दे नहीं है इस चुनाव में, या आगे जो भी चुनाव अगले 5-10 साल होने हैं। मुद्दा आधारित राजनीति आरक्षण बन गई है, जाति गणना बन गई है, अग्निवीर बन गई है, ओल्ड पेंशन बन गई है, किसानों की एमएसपी गारंटी बन गई है। ये सारे मुद्दे, बेरोजगारी और महंगाई बन गई है। तो जब सियासत मुद्दा आधारित होती जा रही है, व्यक्ति का असर कम होता जा रहा है, तो इस सियासत को इस देश के तमाम राजनीतिक दलों ने पहचान लिया है। आपने राजस्थान का चुनाव देखा होगा, वसुंधरा राजे को पेश नहीं किया गया। बीजेपी को भी पता था कि अशोक गहलोत के सामने वसुंधरा राजे को जब बनाना ही नहीं है मुख्यमंत्री, तो पेश क्यों किया जाए। महाराष्ट्र में भी एक हिचकिचाहट दिख रही है एकनाथ शिंदे को लेकर। कई राज्यों में इस तरह की परिस्थितियां हैं। और नरेंद्र मोदी का चेहरा भी हरियाणा के चुनाव में कम से कम इस्तेमाल हुआ। क्यों? क्योंकि लोग अब चेहरे को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे। 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री लोगों ने देख लिए, और 56 इंच का सीना इस देश के लोगों के लिए कितना लाभदायक रहा वो भी लोगों ने 10 साल में अनुभव कर लिया। तो व्यक्ति और उसका ग्लैमर राजनीति में कम होता जा रहा है, मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं। और इस दौर में कोई मुगालते में है कि एक व्यक्ति किसी पार्टी में जाकर और पॉपुलर बिलीफ और एजेंडा जो अब सेट होता जा रहा है, जो यूपी बिहार से आगे चलकर अब हरियाणा के ओबीसी को भी प्रभावित करेगा, और जब ओबीसी को प्रभावित करेगा तो यादवों को भी प्रभावित करेगा। और उस राजनीति में आरक्षण और जाति गणना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के पास न तो उसका सॉल्यूशन है, न तो उसका कोई वाजिब जवाब है, और न ही इस तरह के सवालों में उलझना चाहती है। तो वहां जाने के बाद मुद्दा आधारित राजनीति जब हावी हो रही है, तो फिर भूल जाइए। महाराष्ट्र में मराठा सीएम बीजेपी ने बना रखा है, लेकिन क्या मराठा उनके साथ है? नहीं है। वो उनके खिलाफ वाले गठबंधन के साथ एकजुट दिखाई दे रहे हैं। यही राजनीति है, और इस राजनीति को कैप्टन अजय यादव ने शायद निजी फायदे और तात्कालिक फायदे को ध्यान में रखकर, हो सकता है राज्यसभा की सीट की सेटिंग हुई हो सकता है कोई और सेटिंग हुई हो, इसको ध्यान में रख करके कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय कहने का फैसला लिया है। राजनीति में नेता इधर से उलट होते रहते हैं, पलटा पलटी का खेल चलता रहता है। हर राज्य में, हर दौर की सियासत में पलटू राम की कमी नहीं होती है। और पलटासन के इस खेल में कैप्टन अजय यादव पलट के इधर आए हैं। वीरेंद्र सिंह जो कांग्रेस से आकर के मोदी सरकार में मंत्री बन गए थे, वो पलटकर कांग्रेस में चले गए हैं। उनके भी बेटे 32 वोट से हारे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी बात नहीं कही है, क्योंकि उनके पलटासन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है कांग्रेस में वापसी करके। और अब बारी कैप्टन अजय यादव की थी, रही सही कसर उन्होंने पूरी कर दी है। विधानसभा के अंक गणित ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया है। कैसे दिया, क्या दिया, क्यों दिया, इस पर जनता की अलग अलग राय है। संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सवाल उठे हैं, लेकिन इन सब से आगे बढ़कर अगर नेता की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठे, और नेता अपनी क्रेडिबिलिटी से ऊपर जाकर पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए, उस मुद्दे पर उठाए जो मुद्दा ही पार्टी का सबसे कोर एजेंडा बना हुआ है, तो लोगों को भी हंसी आती है। देखते जाइए आगे आगे अभी और कौन कौन से राजनीतिक खेल देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।